हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और क्लास के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट एनी डिले। तो बच्चों, आज हमारे पास है हमारा पाठ 15, जिसका नाम क्या है, विविधता और भेदभाव। तो बच्चों, आज हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं विविधता यानी कि बहुत सारी विभिन्नताओं के बारे में, और उसी के अंदर जो भेदभाव किए जाते हैं विविधताओं के आधार पर, उसके बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए, पाठ का परिचय इस प्रकार है। कई बार ऐसा होता है कि जो लोग दूसरों से भिन्न होते हैं उनका मजाक उड़ाया जाता है, उन्हें चिढ़ाया जाता है, या फिर उन्हें कई गतिविधियों या समूहों में सम्मिलित नहीं किया जाता। यदि हमारे दोस्त या दूसरे लोग हमारे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं तो हम दुखी होते हैं, हमें गुस्सा आता है और हम असहाय महसूस करते हैं। और इस अध्याय में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि ऐसे अनुभव हमारे समाज से और हमारे आसपास मौजूद असमानताओं से किस प्रकार संबंधित है। तो चलिए, आइए बच्चों, इन सब चीजों को समझते हैं हम पाठ के अंदर। चलिए पाठ को शुरू करते हैं। तो बच्चों, हमने अपने पिछले अध्याय में भारत में व्याप्त विभिन्नता और विभिन्नता के विषय में पढ़ा था। हमने बहुत सारी विभिन्नताओं के बारे में पढ़ा था ना अपने पिछले अध्याय में। उसी से जुड़े हुए कुछ तथ्य यहाँ पर हैं, जैसे बच्चों, मतभेद या भेदभाव वस्तुओं अथवा विचारों के मध्य अंतरों को देखने की प्रवृत्ति है। जो मतभेद है या भेदभाव, वो क्या है बच्चों? वो वस्तु हो गई या विचार हो गए, उनके मध्य में जो भेद है, अंतर है, उनको देखने की क्या है, एक प्रवृत्ति है। उसी को भेदभाव या मतभेद कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। यद्यपि यह एक सकारात्मक गुण है, तथापि समय के साथ भेदभाव शब्द का प्रयोग विभिन्न लोगों के वर्ग, नस्ल, धर्म और जाति के आधार पर उन्हें भिन्न समूहों में विभाजित करने के लिए किया जाने लगा। हालांकि बच्चों, ये भेदभाव मतभेद क्या है, ये क्या है, एक सकारात्मक शब्द है, सकारात्मक चीज है। लेकिन अभी जो सब समय बीतता गया है, उस समय के अनुसार लोगों ने क्या किया है, लोगों को वर्ग के आधार पर, नस्ल, धर्म और जाति के आधार पर उन्हें अलग अलग समूहों में बांटने के लिए, अलग अलग समूहों में भेद करने के लिए इनका प्रयोग कर रहे हैं। किसका? मतभेद और भेदभाव का। यह अभिव्यक्ति सामान्यतः अपमानजनक होती है। भेदभाव हमारे पूर्वाग्रहों से उत्पन्न होता है, जिनमें हम विश्वास करते हैं या मानने के लिए अनुकूलित है। दूसरों के लिए हमारी अपनी धारणाएं होती हैं और हम उन्हीं के आधार पर उन्हें अपने प्रति अरुचिकर बना देते हैं। इनके कारण हम अन्य लोगों के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाते हैं। तो मतलब बच्चों, क्या है कि जो अपमान इसका हम यूज करते हैं, ये भेदभाव का, ये अपमानजनक होता है। और इसमें क्या होता है, जो हमारे पूर्वाग्रह हो गए हैं या फिर जिन पे हम विश्वास करते आए हैं या मानने के लिए हम उनको अनुकूलित है, इन सब से क्या होता है, हमारा भेदभाव होता है। और दूसरों के लिए हम अपनी धारणाएं ऐसी बना लेते हैं, उन्हीं के आधार पर उनके प्रति अरुचि कर, जो अच्छा नहीं लगता है वैसा व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। और इसी के कारण हम जो अन्य लोगों के प्रति क्या है, पूर्वाग्रह यानी से भेदभाव से, यानी कि उनसे द्वेष से ग्रसित हो जाते हैं। समाज में भाषा, जीवन शैली, भोजन तथा वस्त्र अलग हो सकते हैं, फिर भी मनुष्य के घर, भोजन, वस्त्र, खेलकूद और संस्कृति पर भूगोल और इतिहास का प्रभाव बना रहता है। तो बच्चों, जैसे समाज में, हमारे किसी सोसाइटी में जो हमारी भाषा है, जीवन शैली है, भोजन है, वस्त्र है, ये सब अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन फिर भी मनुष्य का जो घर है, भोजन, वस्त्र और खेल कूद के साथ संस्कृति पर भूगोल और इतिहास का जो प्रभाव है, वो कहीं ना कहीं बना ही रहता है, उसकी छाप दिखने को मिलती ही है। जैसे कि बच्चों, भारत विविधताओं का देश है। संसार के 8 धर्मों में से 6 धर्म हम भारत में पाए जाते हैं। यहाँ 1600 से भी अधिक भाषाएं बोली जाती है। भारत के लोग 100 से भी अधिक नृत्य शैलियों में थिरकते हैं। तो मतलब बच्चों, जो हमारे भारत है वो क्या है, विविधता, यहाँ पर बहुत सारी भिन्नताएं हैं। संसार में 8 धर्म विद्यमान है ना बच्चों, उसमें से 6 धर्म तो भारत में ही पाए जाते हैं। 1600 से भी अधिक भाषाएं भारत में बोली जाती हैं। बहुत सारी डांस करने की, नृत्य कला की अलग अलग शैलियां हैं। विविधता भले ही सुनने में अच्छी लगती हो, परंतु हमसे भिन्न दिखाई देने वाले समूह हमें अनजान और विचित्र दिखाई पड़ते हैं। भले ही विविधता शब्द को हम सकारात्मकता के रूप में ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो हमसे दूसरे ग्रुप के, दूसरे समूह के लोग अलग होते हैं, तो हमें हमारे अंदर उनके प्रति क्या है, एक अलग ही विचित्र सा वो हमें दिखाई पड़ता है। गांव के लोगों के लिए नगर वासियों के नकारात्मक विचार पूर्वाग्रह का परिणाम होते हैं। गांव के लोग भोले भाले, प्रेमी और परिश्रमी होते हैं।
कोई कार्य या कार्य करने का एक विशेष ढंग ही सबसे अच्छा है। ऐसा समझकर दूसरों के काम को सम्मान नहीं दिया जाता। जैसे अंग्रेजी को सबसे अच्छी भाषा मानना तथा अन्य भाषाओं को उससे कम महत्वपूर्ण मानना उचित नहीं है। तो बच्चों, जैसे शहरी लोग होते हैं, क्या करते हैं, वो गांववासी लोगों के लिए क्या अलग सी भावना रखते हैं कि ये हीन भावना से देखते हैं उनको कि ये किसी काम के नहीं है, ये तो गंवार है। और बच्चों, गांव के लोग कैसे होते हैं, भोले भाले होते हैं, प्रेमी और परिश्रमी होते हैं। तो कोई कार्य ना करने का कोई एक विशेष ढंग सबसे अच्छा यह है कि ऐसा समझकर दूसरों को, मतलब कोई है उसको आप समझते हैं कि वो उस कार्य के योग्य नहीं है, बिना उसकी क्षमता को जाने, ये गलत है। और उसके आधार पर आप भेदभाव भी कर देते हैं, ये उससे भी ज्यादा गलत है। अब वो काम करने के लिए अपने मन में अपनी अवधारणा बना लेना कि वो दूसरा व्यक्ति उस काम को करने के लिए सक्षम नहीं है, ये क्या है बच्चों, उसको कम सम्मान देना, ये ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। जैसे कि बच्चों, अंग्रेजी भाषा को क्या माना गया है, अभी सबसे अच्छा माना गया है, अन्य भाषाओं से उसका महत्व कम माना जाता है, जो कि बिल्कुल भी गलत बात है। हमारे विचार लोगों के धर्म, विश्वास, त्वचा के रंग, बोली तथा वस्त्रों के प्रति पूर्व निर्धारित हो सकते हैं, जो उचित नहीं है। मानव सब एक समान है। हमारे जो विचार है, लोगों के जो धर्म है, विचार, विश्वास, त्वचा के रंग, वस्त्र, बोली और प्रति मतलब पूर्व निर्धारित हो सकते हैं, उनमें भेद हो सकता है, लेकिन यह उचित नहीं है। मानव सब एक समान ही होते हैं, उनके अंदर किसी प्रकार का भेद किया जाना बिल्कुल भी सही बात नहीं है। पूर्व निर्धारित विचार इतने दृढ़ होते हैं कि वे हमें मित्रता करने से तो रोकते ही हैं तथा घृणा करने की ओर भी बढ़ाते हैं। हमें मित्रता करने से तो रोक देते हैं, लेकिन बच्चों हमें जो घृणा करते हैं, हम जो उससे भी रोकने के लिए कहते हैं। क्या पूर्व निर्धारित विचार इतने दृढ़ होते हैं कि हमें वो मजबूर कर देते हैं, ठीक है। और लोगों के साथ हम अच्छा व्यवहार करें, ये इसके लिए संदेह पैदा कर ही देते हैं किसी न किसी प्रकार से, क्योंकि वो पूर्वाग्रहों से संचालित होते हैं हमारे विचार। अब जैसे बच्चों, लड़का और लड़की में भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स। हमारा समाज लड़का और लड़की में अंतर करके भेदभाव जगाता है। लड़का लड़की एक समान, दोनों हैं ईश्वर की संतान। ये क्या है, बहुत बेस्ट क्योटो है बच्चों। लड़का लड़की दोनों ही सुशील होते हैं। लड़के का बात करने का तरीका कठोर तथा लड़कियों का कोमल होता है। लड़के नृत्य और चित्रकारी में लड़कियों से कम निपुण होते हैं। लड़के खेलों में कुशल होते हैं तथा कम रोते हैं, जबकि लड़कियां भावुक होती है, उन्हें खाना पकाने में निपुणता प्राप्त होती है। ये क्या है बच्चों, ये एक ऐसे पूर्वाग्रह जो सदियों से हमारे चले आ रहे हैं, और ये अपनी जटिलता के कारण हमारे समाज में भेदभाव का कारण बनते आए हैं। किसमें, लड़का और लड़की में भेद करने का सबसे ज्यादा बड़े कारण में से यही सारे कारण होते हैं। जैसे कि बच्चों, आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है पूर्वाग्रहों को, किस तरीके से लड़की को सिर्फ कुकिंग के लिए अच्छा माना गया है, और वहीं पर बच्चों ये लड़का है, लड़का को खेल कूद के लिए और फिजिकल एक्टिविटी के लिए बहुत स्ट्रांग और अच्छा माना जाता है। उसके बाद बच्चों देखते हैं यहाँ पर विकलांगता, डिसेबिलिटी। विकलांग या दिव्यांग होना अपूर्णता और अक्षमता की निशानी नहीं है। उन्हें लंगड़ा कहकर चिढ़ाना, अपंग लड़की को घूरना तथा उपेक्षा भाव दर्शाना हीनता की निशानी है। कभी भी बच्चों, जो अपंगता होती है ना, या दिव्यांग होना, कोई अपूर्णता या अक्षमता, यानी कि कोई व्यक्ति उसके आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया जाए, ये बिल्कुल भी क्या है बच्चों, ये अच्छी चीज नहीं है। तो बच्चों, जैसे कोई अपंग लड़की है, उसको घूरना या अपेक्षा की भाव देखना, ये क्या है, दर्शाना हीनता की निशानी है। मतलब आप हीन है जो उसको इस नजर से देख रहे हैं। ऐसे भाई बहनों को घृणा या दया की आवश्यकता नहीं है, उन्हें तुम्हारा प्रेम और सहयोग मिलना चाहिए। ऐसे बच्चों को विकलांग कहना पूर्वाग्रह। अगर आप ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे लड़के लड़कियों को विकलांग कहते हैं, तो ये क्या है बच्चों, पूर्वाग्रह का उदाहरण है। विकलांगता उनके लिए विवशता ना बने, अतः उनके लिए मित्रता का हाथ बढ़ाओ। जो विकलांगता है वो हमारे व्यवहार के कारण ही बच्चों, उनके जीवन में विकलांगता एक समस्या बन जाती है। यदि हम उनके साथ प्रेम पूर्वक सहायता वाला व्यवहार करें, तो वो अपनी विकलांगता को कभी भी अभिश्राप की नजर से नहीं देखेंगे, ठीक है बच्चों। और उनके लिए हमें क्या करना है, विकलांगता उनके लिए विवशता ना बने, इसका बच्चों हमें ध्यान रखना है, और उनके लिए मित्रता का हाथ बढ़ाना है। उन्हें जीवन के विकास के पथ पर आगे बढ़ाओ। पशु की तरह स्वार्थी मत बनो। जैसे पशु बच्चों एक स्वार्थी होता है, उसी तरीके से आप स्वार्थी मत बनो, और अपने जो
जो अपंग भाई बहन है उनकी सहायता कीजिए। उदारता और दया का स्रोत बहाओ, उदारता और दया का स्रोत उनके लिए उदार बनो, उनके लिए मन में दया लाओ, उनकी सहायता करो। समाज में ऐसे लड़के वैसी लड़की कहकर दोनों के बीच अंतर किया जाता है। हम समाज की इस विचारधारा को मानकर लड़का लड़की को उसी प्रकार देखना चाहते हैं जो अनुचित है। मतलब समाज में क्या है, ऐसा लड़की वैसा लड़का जो भी बोलकर हम अंतर करते हैं, ये क्या है, हम समाज की इस विचारधारा को मानकर लड़का लड़की को उसी प्रकार देखना चाहते हैं जो कि बिल्कुल भी उचित नहीं है, अनुचित है। अब बच्चों देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार जो ये व्यक्ति है, ये क्या है, अपंग व्यक्ति है, और जिसको सब दया की दृष्टि से यहाँ पर देख रहे हैं कुछ लोग। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये दया का पात्र नहीं है, आपकी सहायता और स्नेह का पात्र है। आगे देखिए, रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाना। अब रूढ़िबद्ध धारणाएं कैसे बनती हैं? फॉर्मिंग स्टेरियोटाइप्स। तो लोगों के प्रति हमारे मन में जो छवि बन जाती है, हम उसी के अनुसार जो पक्की धारणा बना लेते हैं, उसे ही रूढ़िबद्ध धारणा कहा जाता है। जो लोगों के लिए हमारे मन में जो थॉट यानी कि जो चीजें बन जाती है, छवि बन जाती है, उसके अंदर जो पक्की धारणा हम उसको दृढ़ कर लेते हैं, उसके बाद यही उसे ही क्या बोलते हैं बच्चों, हम रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। ऐसे लोग तो हर देश और धर्म लिंग में मिल ही जाते हैं। एक पूरे समूह के प्रति ऐसा विचार बना लेना ठीक नहीं है। ऐसे पूर्व निर्धारित जो विचार हमें व्यक्ति विशेष की क्षमताओं और गुणों को पहचानने से बच्चों क्या करते हैं, रोकते हैं। ठीक है, रूढ़िवाद वह बुरी भावना है जो अनेक लोगों को एक जैसा मानने की गलती करता है। हमें कभी भी रूढ़िवाद को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। एक ऐसी बुरी धारणा है, एक ऐसी बुरी भावना है बच्चों, जो क्या करती है, हमें अनेक लोगों को एक जैसा मानने के लिए विवश करती है। हवाई जहाज उड़ाना हो या बस चलाना हो, लड़कियां सभी काम सुगमता से कर रही हैं। हाँ, ये धारणाएं उनकी क्षमता को कम करके आंकती है तथा उनके कौशल को विकसित होने से रोकती हैं। और बच्चों, ये धारणाएं है ना कि लड़की हेलीकॉप्टर नहीं चला सकती है, लड़की अगर से गाड़ी नहीं चला सकती, सारी जो धारणाएं होती हैं, ये सारी धारणाएं, जहाज उड़ाना एंड ऑल, ये सब धारणाएं क्या होती है, उनकी क्षमता को खत्म नहीं करती बल्कि कम करती हैं। सुगमता से ये सारे काम बच्चों, क्योंकि वो आजकल कर रही हैं, अपनी जो कौशल है हर दिशा में दिखा रही हैं। अब यहाँ देखते हैं, लोग तरह तरह की बातें करते हैं। मैं लंगड़ाता हूँ, मेरी बोली लड़खड़ाती है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ, कभी और भी बहुत कुछ बोलते हैं। इस ऐसे जो अपंग व्यक्ति होते हैं, उनको इस तरीके की बातों का सामना करना पड़ता है। फिर ये इसकी जो भावना है वो हम समझ रहे हैं, यहाँ पर की लिखी है, मैं उदास हो जाता हूँ तो कभी दुखी, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। ये नई बात नहीं है, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते। आप अपने आप को इस व्यक्ति की जगह रख करके देखिए तो आप समझ पाएंगे कि इसके दिल का मार्मिक दर्द क्या है। अब यहाँ देखिए बच्चों, ये बच्ची किस प्रकार सुंदर चित्रकारी कर रही है, तो क्या उसका दिमाग सही है? ये बोलती है बच्ची सिर्फ इसलिए कि मेरी टांगे डगमगाती हैं। लोग सोचते हैं कि मेरा दिमाग भी डगमगाता है। केवल उसकी टांगे ही तो कमजोर है बच्चों, दिमाग तो वैसे ही उसका स्वस्थ है, जो कि चित्रकारी इस तरीके की कपड़ों पर भी प्रस्तुत कर पा रही है। इसके बाद बच्चों, तुम दूसरों से कितनी अलग दिखती हो। मैं एक इंसान हूँ, मुझे शर्म आती है, घूरती आंखों से मैं छिप जाना चाहती हूँ। ऐसा इस लड़की के अंदर की जो भावनाएं हैं, क्योंकि हम जो हीन भावना से इनको जो घूरते हैं, देखते हैं, तो उनके अंदर यही इसी प्रकार की जो बातें हैं अपने मन में उठती हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसे रूढ़िवादी धारणाओं को हमें बिल्कुल नहीं अपनाना चाहिए, उनका तिरस्कार करना चाहिए और इन सबको एकदम सच, इनको सबको सहायता देनी चाहिए, प्रेम देना चाहिए और इनको इज्जत की नजरों से देखना चाहिए। असमानता एवं भेदभाव। अब बच्चों, इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन क्या है? आपने अभी पढ़ा है कि विविधता से पैदा हुई सामाजिक असमानता किस प्रकार भेदभाव को जन्म दे सकती है। आर्थिक असमानता भी अनेक देशों में भेदभाव का मुख्य कारक है, जिसमें हमारा देश भी शामिल है। अनेक गरीब लोगों के पास इतना भी धन नहीं है कि वह रोटी, कपड़ा और मकान जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा कर सके। गरीब लोग जहां भी जाते हैं उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ता है। कभी कभी उनके साथ विद्यालयों, अस्पतालों व कार्यस्थलों पर भी भेदभाव किया जाता है। और बच्चों, क्या होता है, गरीब लोग जहां भी जाते हैं उनको एकदम भेदभाव का सामना करना पड़ता है। हमारे भारत में यह स्थिति है कि जो व्यक्ति गरीब है उसको आदर की दृष्टि से नहीं देखा जाता। हमारे देश में तो कुछ लोग ऐसे भी गरीब हैं जिनके पास रोटी, कपड़ा, मकान जैसी मूलभूत आवश्यकताएं भी नहीं है, और बच्चों ने भेदभाव का सामना करना पड़ता है। जैसे कभी कभी उनके साथ विद्यालयों, अस्पतालों और कार्यस्थलों पर भेदभाव किया जाता है, उन्हें अलग ही कैटेगरी में रख दिया जाता है। ऐसे कि बच्चों, दलित है। दलित क्या है बच्चों? अछूत, एक घृणा पैदा करने वाला शब्द है, अतः इसके स्थान पर दलित शब्द प्रचलित हुआ है। दलित का अर्थ है दबाया गया या कुचला गया।
जो दबाया गया, कुचला गया होता है उसको दलित बोलते हैं, क्योंकि अछूत क्या है, बहुत घृणा पैदा करता है। भारत में अनुसूचित जाति के लोगों को दलित कहा जाता है। दलित भाव भेदभाव का प्रतीक है। जो दलित वर्ड सुनते ही बच्चों क्या एक भेदभाव की भावना हमारे मस्तिष्क में स्वतः ही आ जाती है। तो बच्चों भेदभाव का सामना करने पर क्या है कि लोगों को रोजी रोटी कमाने के लिए पढ़ाना, बर्तन बनाना, मछली पकड़ना, फर्नीचर बनाना, खेती तथा बुनाई करना आदि काम करने पड़ते हैं। इन्हें सफाई करने, कपड़े धोने, बाल काटने, कचरा उठाने जैसे कामों से ऊंचा माना गया है। ठीक है, सबसे निचले काम क्या है बच्चों? सफाई करना, कपड़े धोना, बाल काटना, कचरा उठाना जैसे काम को माना गया है। लोगों को जो रोजी रोटी कमाने के लिए क्या है बच्चों? पढ़ाना, बर्तन धोना, मछली पकड़ना, फर्नीचर, ये सब काम क्या है? ये कुछ उच्च स्तर के काम माने गए हैं। समाज के लोग इन कार्यों को करने वाले को गंदा कहते हैं। जो सफाई करते हैं या जो बर्तन धोते हैं बच्चों, उनको गंदा और अपवित्र मानते हैं। यह जाति व्यवस्था का दोष है। जाति व्यवस्था में एक जाति को दूसरी से ऊंचा या नीचा माना जाता है। एक जाति को बच्चों दूसरी जाति से अगर तुलनात्मक तरीके से ऊंचा, उस जाति से ऊंचा या उस जाति से नीचा मापा जाता है। मानव एक समान, हिंदू हो या मुसलमान, सभी में नीची जाति के लोग अयोग्य और अछूत माने जाते हैं। नीची जाति का बच्चा स्कूल में ऊंची जाति के बच्चे के साथ बैठकर नहीं पढ़ सकता। यह बच्चों हमारे समाज में प्रचलित एक बहुत गंदी और बहुत खराब कुप्रथा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भारतीय संविधान के निर्माता और दलितों के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 1891 में हुआ। उन्होंने दलित समुदाय के हितों के लिए संघर्ष किया। वे महार जाति से थे जिसे अछूत माना जाता था। कौन बच्चों? जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, वो उनका जन्म हुआ 1891 में और उन्होंने भारत के संविधान का निर्माण किया था बच्चों। और दलितों के क्या थे? वो मसीहा थे। उन्होंने पुरजोर आवाज उठाई इसके खिलाफ की जो दलित है उनके साथ अत्याचार बंद किया जाए, उनको भी समानता का हक मिलना चाहिए। वो खुद भी बच्चों किस जाति से? महार जाति से थी। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव को सहना पड़ा। 9 वर्ष की आयु में जब वे कोरेगांव अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए, स्टेशन पर स्टेशन मास्टर ने उन्हें ब्राह्मण समझकर सत्कार दिया, परंतु जैसे ही उसे पता चला कि उनकी जाति महार है, उसके मुख पर घृणा के भाव उभर आए। तो बच्चों एक घटना बताते हैं भीमराव अंबेडकर कि जब बच्चों वो क्या 9 वर्ष की आयु में कोरेगांव अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए, तो स्टेशन पर स्टेशन मास्टर ने उन्हें ब्राह्मण समझकर उनका बहुत आदर सत्कार किया। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि वो महार जाति से, उनका भाव तुरंत घृणा में बदल गए। और बच्चों आप देख सकते हैं किस प्रकार ये इनकी पिक्चर है। ये तस्वीर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने दलितों के प्रति जो है बहुत पुरजोर कदम उठाए और उनको समाज में बराबरी या सम्मान दिलाने के लिए अपनी सारी कोशिशें की और बच्चों कामयाब भी रहे। आप देखिए विविधता एवं भारतीय संविधान, डाइवर्सिटी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बच्चों स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जाति प्रथा धीरे धीरे समाप्त हो रही है। यह मुख्यतः शहरों व कस्बों के बारे में सत्य है। इसका श्रेय उन नेताओं को जाता है जिन्होंने स्वतंत्रता के पश्चात भारत का संविधान लिखा। संविधान नियमों का एक संकलन होता है जो हमें सरकार के कर्तव्य और नियमों के बारे में स्पष्ट रूप से बताता है, जिनके द्वारा सरकार देश को चलाएगी। ये लोगों के पालन करने के लिए कुछ मौलिक नियमों को भी बताता है ताकि दैनिक जीवन का संचालन सुचारू रूप से हो सके। तो बच्चों स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात क्या था? जाति प्रथा धीरे धीरे समाप्त हो रही है। लेकिन जो मुख्यतः शहरों में और कस्बों में के बारे में यह सत्य है कि इसका श्रेय मतलब कस्बों शहरों में जाति प्रथा धीरे धीरे कम हो रही है, जाहिर सी बात है, लेकिन इसका श्रेय नेताओं को जाता है जिन्होंने स्वतंत्रता के पश्चात भारत का संविधान लिखा। उसमें मुख्य कौन थे बच्चों? उसमें हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान नियमों का एक संकलन, संविधान क्या होता है? लिखित और अलिखित नियमों का एक संकलन होता है जिसके अनुसार किसी भी देश का जो कानून है व्यवस्था संचालित की जाती है, किसी भी देश को संचालन किया जाता है। वे नेता जिन्होंने संविधान लिखा स्वतंत्रता के समय भारत में उपस्थित विभिन्न असमानताओं और समानताओं एवं हमारे समाज में भेदभाव की समस्या के बारे में वे चिंतित थे, जिन्होंने हमारा संविधान लिखा है। उनमें से कुछ ने जैसे भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन में सामाजिक भेदभाव का सामना किया एवं इनके विरुद्ध लड़ाई भी लड़ी। अतः हमारे नेताओं ने लंबे समय तक स्वतंत्र भारतीयों के लिए समानता लाने के उद्देश्य से संविधान का निर्माण किया। संविधान का निर्माण बच्चों किस उद्देश्य से किया गया? मुख्यतः ये बच्चों समानता लाने के लिए किया गया।
और बच्चों यहाँ आप देख सकते हैं ये किसकी तस्वीर है, ये बच्चों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हमारे संविधान की एक सुंदर सी तस्वीर है। उसके बाद बच्चों भारतीय संविधान की पहचान अनेक भाषाओं, धर्मों व संस्कृति देश के रूप में करता है। इस विविधता को सुरक्षित रखने हेतु भारत एवं भारत के विभिन्न सामाजिक समूहों के प्रति समान सम्मान दर्शाने के लिए संविधान ने भारतीयों को निम्नलिखित अधिकार दिए हैं। कौन कौन से अधिकार दिए हैं? मौलिक अधिकार। आइए देखते हैं बच्चों क्या क्या अधिकार हैं। तो बच्चों कानून के समक्ष सभी भारतीय समान है, किसी को भी न्याय से इनकार या जाति, समुदाय, लिंग, धर्म के आधार पर अभद्र व्यवहार नहीं किया जा सकता। कहाँ लिखा है बच्चों? ये हमारे संविधान में लिखा है। अस्पृश्यता पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है, छुआछूत बिल्कुल भी नहीं मानी जाएगी। और दूसरा क्या है? प्रत्येक भारतीय अपने देश में कहीं भी यात्रा करने, देश के किसी भी भाग में नौकरी करने व सार्वजनिक रूप से बिना डर के कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र है, यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। हालांकि इस स्वतंत्रता का उपयोग बिना किसी को राष्ट्र या राष्ट्र को हानि पहुंचाए किया जाना चाहिए। और इसका प्रयोग कैसे करेंगे लोग? बिना किसी अन्य को, किसी अन्य राष्ट्र को हानि या क्षति पहुंचाए हुए करेंगे। किसी भी भारतीय को काम करने के लिए बाध्य या उसका शोषण नहीं किया जा सकता। किसी भी भारतीय को जो है काम करने के लिए तो बाध्य कर सकते हो और ना ही उसका शोषण। उदाहरण के लिए 14 वर्ष की आयु से कम बच्चों को खदानों, कारखानों व अन्य खतरनाक स्थानों पर कार्य करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, मजबूर बिल्कुल नहीं कर सकते 14 वर्ष की आयु से कम उम्र के बच्चों को। और किसी भी व्यक्ति से बिना पारिश्रमिक दिए कार्य नहीं करवा जा सकता, मतलब फ्री में आप काम बिल्कुल भी नहीं करवा सकते हैं। प्रत्येक भारतीय को उसकी पसंद का धर्म चुनने व उसका अनुसरण करने की पूरी स्वतंत्रता है भारत के अंदर। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका अर्थ है कि देश के कानूनों एवं सरकार के समक्ष सभी धर्म क्या है? समान है। क्योंकि बच्चों धर्मनिरपेक्ष तभी बनेगा जब सभी धर्मों को समान हक, बराबर सम्मान दिया जाएगा। प्रत्येक समुदाय को इसकी भाषा, लिपि व रीति रिवाजों को संरक्षित करने व प्रोत्साहित करने का अधिकार है। इस उद्देश्य के लिए ये अपनी संस्था या विद्यालय का भी संचालन कर सकते हैं। आप अपने धर्म के विद्यालय चला सकते हैं, संस्था चला सकते हैं, अपने लिपि व रीति रिवाजों को संरक्षित करने, उनको प्रोत्साहन करने का पूरी स्वतंत्रता है भारत के संविधान में। और बच्चों यदि किसी को भी इन अधिकारों से वंचित किया जाता है तो वह न्यायिक अदालत में जा सकता है। यदि उनको संविधान द्वारा दिए गए किसी भी अधिकार को पालन करने से मना किया जाता है, उनको अधिकार से वंचित किया जाता है, तो कहाँ जा सकते हैं बच्चों? न्याय के लिए न्यायालय में जा सकते हैं, अदालत में। और बच्चों जो हमारा संविधान है उसकी क्या प्रस्तावना है? उसकी प्रस्तावना यहाँ लिखी है जो कि मैं पढ़ने वाली हूँ बच्चों। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और समान अवसर प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में तारीख 26 नवंबर सन 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मसमर्पित करते हैं। देखिए बच्चों कितनी सुंदर प्रस्तावना है हमारे संविधान की। और बच्चों ये क्या है? हमारे राष्ट्र को एकता में बांधने की पूरी कोशिश है प्रस्तावना में। तो आइए बच्चों पाठ के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को दोहरा लेते हैं। मतभेद या भेदभाव वस्तुओं अथवा विचारों के मध्य अंतरों को देखने की प्रवृत्ति है। विविधता भले ही सुनने में अच्छी लगती हो परंतु हमसे भिन्न दिखाई देने वाले समूह हमें अनजान और विचित्र दिखाई देते हैं। लड़कों का बात करने का तरीका कठोर है, लड़कियों का कोमल होता है। नीची जाति का बच्चा स्कूल में ऊंची जाति के बच्चे से बैठकर पढ़ नहीं सकते, कुरीति थी बच्चों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव को सहना पड़ा था अपने बालपन में। संविधान नियमों का एक संकलन होता है जो हमें सरकार के कर्तव्यों एवं नियमों के बारे में स्पष्ट रूप से बताता है जिनके द्वारा सरकार देश को चलाएगी। प्रत्येक भारतीय को काम करने के लिए बाध्य या उसका शोषण नहीं किया जा सकता है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कि आप भारत के बारे में, भारत के संविधान के बारे में, भारत में किस किस आधार पर रूढ़िवादिता और भेदभाव किए जाते थे और किस प्रकार उनको रोका गया है, ये सब हमने इस पाठ में पढ़ा है। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को समझ आया होगा बच्चों। और बच्चों इस कक्षा में इतना ही। अब मैं आपसे अगली कक्षा में मिलती हूँ, तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।